सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे बकरी का आहार। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि बकरी को किन किन कार्यों के लिए पाला जाता है। तो बकरी को मुख्य रूप से दूध उत्पादन व मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है। यह भी देखा था अपन ने कि दूध उत्पादन के लिए बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है और मांस उत्पादन के लिए बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है, ये अपन ने देख लिया था। उसके पश्चात अपन ने ये भी देखा था कि बकरी को कितना आहार देना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए। यदि अपने पास चारागाह उपलब्ध नहीं है तो एक बकरी को एक दिन में कम से कम 3 बार आहार देना चाहिए और उस आहार में निम्न प्रकार का दाना मिश्रण शामिल होना चाहिए। और ये दाना मिश्रण मौसम के आधार पर दिया जाता है। जिस प्रकार का मौसम होता है उसी के अनुसार बकरी का दाना मिश्रण दिया जाता है। और ये दाना मिश्रण तैयार करते समय निम्न आयामों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अपने को 1 किलो दाना मिश्रण तैयार करना है तो उस 1 किलो में से कितनी मात्रा उस आहार की लेनी है या कौन कौन से दाना है जिनकी कितनी मात्रा लेनी है, वो 1 किलो आहार के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हेडिंग डालिए आप कि बकरी के आहार में निम्न पोषक तत्वों को शामिल किया जा सकता है। जो बकरी को आहार दिया जाता है उसमें सूखे चारे के रूप में अपन बात कर ली थी कि खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ, केर, बबूल, कीकर, इनकी सबकी सूखी पत्तियाँ हैं जो बकरी के आहार में देनी चाहिए और बकरी इनको बहुत ही रुचि से खाती है। लेकिन जब बकरी को दाना मिश्रण दिया जाता है तो वो दाना मिश्रण किस प्रकार तैयार करना है, तो इसमें आप फर्स्ट में ये लिख सकते हो कि अगर अपन बकरी को गेहूं का दाना अपने पास उपलब्ध है या जब गेहूं निकालते हैं उस टाइम पे बकरी को किस प्रकार का पोषक तत्व या किस प्रकार का दाना मिश्रण देना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने जो प्रतिशत आपको लिखा है वो 1 किलो के आधार पर लिखा है। यानी अपन 1 किलो दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितने प्रतिशत उस 1 किलो का 100% है अपने पास। उस 100% में से कितना अपने को गेहूं का दाना लेना है, कितने मूंगफली की खल लेनी है और कितना गेहूं का चोकर वगैरह ये लेना है, ये बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्षतिग्रस्त गेहूं का दाना लेना अपने को 22%। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का मतलब होता है टूटा हुआ। जब गेहूं निकालते हैं थ्रेशर से, मशीन से, तो उसमें गेहूं के कुछ दाने होते हैं जो टूट जाते हैं और वो टूटने के पश्चात उनको है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है इनको दाने मिश्रण के रूप में दिया जाता है। क्षतिग्रस्त गेहूं का दाना 22%, वसा रहित मूंगफली की खल 15%, मूंगफली के बीज होते हैं और उन बीज का तेल निकालने के बाद जो पदार्थ शेष बचता है उसको खल बोलते हैं और वो लेना आपको 15%, जिसमें फैट की मात्रा है बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है आपके गेहूं का चोकर 30%। जो गेहूं का आटा होता है उस आटे को छानने के पश्चात छलने में जो शेष पदार्थ बचता है ऊपर उसको बोलते हैं चोकर या ब्रान, वो लेना है 30%। और ये जो गेहूं का चोकर या ब्रान होता है इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस कारण ये परगेटिव का काम करता है, दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है। तो पशु के कॉन्स्टिट्यूशन की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। क्षतिग्रस्त गेहूं का दाना 22%, वसा रहित मूंगफली की खल 15%, गेहूं का चोकर 30%, दाल चूरी 15%। दाल चूरी का मतलब होता है दाल का चूरा, दाल को चना है मूंग है उसको पीसने के बाद में जो चूरी बचती है उसको दाल चूरी कहते हैं। वसा रहित सरसों की खल 15%, मिनरल मिक्सचर 2% और नमक 1% लेके ये अपने को 100% दाना मिश्रण तैयार हो जाएगा। दूसरा आपके दाना मिश्रण है, यदि आप बाजरा, मूंगफली, चावल, चोकर दाना मिश्रण ये दे रहे हैं तो इसमें आपको कितनी मात्रा लेनी है। ये 3 मैंने स्टेप लिखाई है आपको, इसमें से कोई भी एक दाना पशु को देना है। ये नहीं है कि ये भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, सभी नहीं देने। या सभी को आप अगर मिक्स करके दे रहे हो, मिला के दे रहे हो तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तो उसमें बाजरा लेना आपको 40%, वसा रहित
मूंगफली की खल 25%, चावल चोकर 20%, जैसे गेहूं का चोकर था वैसे ही चावल चोकर होता है। दाल चूरी 12%, खनिज मिश्रण 2% और 1% नमक पशु आहार में शामिल किया जाता है ताकि पशु को किसी प्रकार की डिफिशियंसी डिजीज नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, यदि अपन आहार में मक्का या जौ का दाना दे रहे हैं तो 37% मक्का या जौ का दाना, 30% धूप में सूखा कुकुट विष्टा, 18% मूंगफली की खल, 12% गेहूं का दाना देना साबुत, 2% खनिज लवण और 1% नमक पशु आहार में दिया जाता है। ये धूप में सूखा हुआ कुकुट विष्टा 30% देना आपको। इसमें क्या होता है कि जो भी पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री का दाना मिश्रण होता है, उसमें जो पदार्थ होते हैं उनमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह जितने भी आपके लवणस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। और ये धूप में सूखा हुआ कुकुट विष्टा अगर अपने को बकरी के आहार के रूप में उपलब्ध है, इससे क्या होगा, बकरी में प्रसव से पहले और प्रसव के पश्चात में होने वाली डिफिशियंसी डिजीज की संभावनाएं कम हो जाती है। कई बार आपने गांव में देखा भी होगा, जैसे बकरी चराने वाले गांव में बकरी को चराने के लिए ले जाते हैं, तो जो भी है गांव में चबूतरा वगैरह या कोई मंदिर वगैरह रहता है, तो उसके पास जहाँ पे पक्षियों को दाना डालते हैं तो वहाँ पे पक्षी अपने विष्टा या बीट भी करते हैं। और वो बीट जब गीली रहती है तो पशु उसको नहीं खाता है, लेकिन जब वो सूख जाती है तो सूखने के पश्चात बकरियां हैं जो उसको बहुत ही रुचि से खाती है। तो इसमें क्या है कि वो उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, वो दूर हो जाती है और बकरियों में मिनरल्स की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये आपके बकरी के आहार में निम्न पोषक तत्वों को शामिल किया जा सकता है, वो टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कि नवजात बच्चे का आहार। नवजात बच्चे का आहार वैसे ही देना है जैसे अपन ने भेड़ के बच्चे को आहार दिया था। तो सबसे पहले आहार देने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जैसे ही भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय है, कोई सा भी पशु हो, उसमें प्रसव क्रिया हो जाती है या बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के पश्चात उसकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। नवजात बच्चे का आहार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही प्रसव क्रिया होती है तो प्रसव क्रिया के तुरंत पश्चात बच्चे के मुंह से म्यूकस मेम्ब्रेन को हटा दें। सबसे पहले प्रसव के तुरंत पश्चात आपको यही काम करना है कि जो नवजात बच्चा है उसके मुंह पे, नाक पे, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाना है ताकि उसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सके और वो वातावरण की वायु है, हवा है, वो अंदर ग्रहण कर सके, उसके फेफड़े कार्य करना शुरू कर सके। उसके पश्चात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नवजात बच्चा होता है बकरी का, उस स्वस्थ बकरी के बच्चे का वजन जन्म के समय कितना होता है। स्वस्थ बच्चे का जन्म के समय वजन, और ये वजन है जो आपके बकरी की नस्ल पर निर्भर करता है। अगर भारी नस्ल की बकरी है तो उसके बच्चे का वजन भी ज़्यादा होगा और हल्की नस्ल की बकरी है तो उसके बच्चे का वजन भी कम होगा।
जो छोटी नस्ल की बकरी होती है उसमें बकरी के बच्चे का वजन जन्म के समय 1 से 1.5 kg होता है। बड़ी नस्ल में होता है आपके 2.5 से 3.5 kg। ये एक बकरी के बच्चे का वजन होता है जन्म के समय। स्वस्थ बकरी के बच्चे का वजन छोटी नस्ल की बकरी में 1 से 1.5 kg होता है, जबकि बड़ी नस्ल की बकरी में 2.5 से 3.5 kg होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे के मुंह से म्यूकस मेम्ब्रेन को हटा दे। तीसरा पॉइंट है नवल कोड को डेढ़ इंच नीचे से काट दे। और ये आपको स्टेरलाइज ब्लेड है उससे काटना चाहिए, संपूर्ण निसंक्रमित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने जंग लगी हुई या काम में ली हुई ब्लेड है या चाकू वगैरह जो भी आपके पास कैंची वगैरह औजार उपलब्ध है उससे अगर काट रहे हो आप तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वहाँ पे संक्रमण हो जाएगा और पशु की बीमारी हो सकती है। तो नवल कोड को हमेशा स्टेरलाइज ब्लेड से काटना है और उसके शरीर से 1.5 इंच नीचे से काटना है। चल 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 उसके पश्चात है कि 3-4 दिन बाद नवजात बच्चे को लिख देता हूं। नवजात को जन्म से लेकर 3-4 दिन तक कोलेस्ट्रम या खीस पिलाए। नवजात को जन्म से लेकर 3-4 दिन तक कोलेस्ट्रम या खीस पिलाए। और ये कोलेस्ट्रम या खीस पिलाने की मात्रा है जो 100 ml पर kg बॉडी वेट होती है। कोलेस्ट्रम या खीस कितनी मात्रा में पिलानी है तो 100 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार। एक टाइम में अगर 1 किलो का बच्चा है आपका तो उस 1 किलो के बच्चे को एक टाइम में 100 ml कोलेस्ट्रम या खीस प्रतिदिन पिलाना चाहिए। और ये कोलेस्ट्रम या खीस है जो 3 दिन तक एक दिन में 3 बार बच्चे को पिलाना चाहिए, एक सुबह के समय, एक दोपहर को और एक शाम के टाइम बच्चे को कोलेस्ट्रम या खीस पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं। तो प्रसव के पश्चात 72 घंटे के भीतर मादा पशु द्वारा स्रावित गाढ़े पीले रंग का पदार्थ कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। और इसमें सभी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये खीस या कोलेस्ट्रम है जो उस नवजात बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके पश्चात चार दिन बाद बच्चे को दिन में 2 बार दूध पिलाए। और ये दूध कैसे पिलाना है? पहले दूध निकालने से पहले उस बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाना है। उसके पश्चात जितना दूध अपने को निकालना है उतना दूध अपन निकालेंगे और उसके पश्चात दोबारा उस बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ देंगे। ये सुबह के टाइम पिला दिया। ऐसे ही शाम के टाइम करना है। शाम को पहले मादा पशु का दूध निकालने के लिए बच्चे को छोड़ेंगे, थोड़ा सा उसको दूध पिलाएंगे। उसके पश्चात जितना दूध अपने को निकालना है उतना निकालेंगे। उसके पश्चात दोबारा उस बच्चे को माँ का दूध पीने के लिए
छोड़ देते हैं। ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, कम से कम 15 दिन बाद बच्चे को 15 दिन बाद बच्चे को मां के साथ चरने के लिए छोड़ दें। जब बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो 15 दिन के बाद में क्या करना है, उस बच्चे को मादा पशु के साथ छोड़ देना है ताकि वो चुन चुन के घास खाने की क्रिया शुरू कर दे। और इस जो नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चे द्वारा घास चुन चुन कर खाने की क्रिया को निबिंग ऑफ ग्रास कहते हैं। निबिंग ऑफ ग्रास। ये आपके ब्राउजिंग, कोलेस्ट्रम, स्टेमिंग ऑफ क्लोजिंग आसन, नेमिंग ऑफ ग्रास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पूछी जाती है। ऑप्शन में आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, 10 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 5 डेफिनेशन करनी होती है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो सभी को याद करना। नेमिंग ऑफ ग्रास, इसमें लिख लो आप, नवजात बच्चे द्वारा घास को चुन चुन कर, नवजात बच्चे द्वारा घास को चुन चुन कर खाने की क्रिया को निबिंग ऑफ ग्रास कहते हैं। तो ये आपके हो गया कि नवजात बच्चे का आहार नहीं है। नवजात बच्चे को आहार देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, या नवजात के जो प्रसव हो जाता है, नवजात बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके पश्चात अपने को क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए, ये सामान्य जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि नवजात बच्चे को जन्म से लेकर उसके 3 माह की एज तक किस प्रकार का आहार देना चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए और किस प्रकार का दाना मिश्रण उस नवजात बच्चे को देना चाहिए। थैंक यू।